हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय, वो है आउटसोर्सिंग का। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आउटसोर्सिंग के बारे में जानकारी देंगे। क्या है आउटसोर्सिंग ये बतलाएंगे। आउटसोर्सिंग वरदान हो सकता है या फिर सरकारी नौकरी में घुसने का आसान तरीका हो सकता है, या यूँ समझ लीजिए कि कोई गवर्नमेंट जो ऑफिस है या गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आप सरकारी नौकरी नहीं होते हुए भी सरकार के लिए काम कर सकते हैं। तो ये जो आउटसोर्सिंग है उसको आसान भाषा में यूँ समझ लीजिए कि आप काम कर रहे हैं सरकार के लिए, लेकिन सरकार आपके प्रति लिएबुल नहीं है। मतलब एक पार्टी जो दूसरे पार्टी से काम करवा रहा है और दूसरे पार्टी के प्रति वो मैंने दूसरा पार्टी पहले पार्टी के प्रति काम के लिए जो है जिम्मेवार है, उसका सारा वो काम कर रहा है, लेकिन उसको दरमाहा मिलता है तीसरे पार्टी से। और सेवा देने का या नौकरी देने का या कार्य करने का जो आधार होता है वो अनुबंध होता है, और अनुबंध किसी तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध होता है, पहले पक्ष का और दूसरे पक्ष का। इसलिए अनुबंध जो भाई आपको हम दरमाहा देंगे, इतना घंटा काम लेंगे। और पहले पक्ष का तीसरे पक्ष से अनुबंध होता है जो हम आपको एक एम्प्लाई दे रहे हैं, एक वर्कर दे रहे हैं, एक लेबर दे रहे हैं जो कि आपका काम करेगा। तो इस तरह से त्रिकोणीय मतलब व्यवस्था होती है इसमें आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग के द्वारा क्या होता है, सेवा या नौकरी का अनुबंध होता है। यह अनुबंध क्या होता है तो निरंतर आधार पर होता है। किसके साथ होता है तो किसी तीसरे पक्ष के साथ होता है। और तीसरे पक्ष को कैसे दिया जाता है तो किराए पर दिया जाता है। तो सेवा या नौकरी का अनुबंध जो होता है तीसरे पक्ष को दिया जाता है, और सेवा लिया जाता है दूसरे पक्ष से, और सेवा दिया जाता है पहले पक्ष को। तो इस तरह से ये जो अनुबंध का आधार है वो त्रिकोणात्मक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आउटसोर्सिंग किसके लिए वरदान हो सकता है। तो आउटसोर्सिंग जो सरकारी ऑफिस है या प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस है या प्राइवेट फैक्ट्री है या सरकारी फैक्ट्री है या मतलब कोई सेवा सेक्टर है, सब में जो नियोक्ता है उसके लिए बहुत वरदान है। आपको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी ऑफिस है, ब्लॉक के BDO साहब हों या CO साहब हों, उनको वाहन की सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। तो वाहन को खरीदने में सरकार के द्वारा सबसे पहले 15 लाख 20 लाख रुपया की गाड़ी खरीदी जाएगी। फिर उसका जो रख रखाव होगा, फिर उसका मरम्मत होगा, फिर उसमें डीजल या पेट्रोल भराना पड़ेगा। फिर एक जो ड्राइवर होगा, अगर मतलब वेतनमान के हिसाब से देखें तो उस ड्राइवर का जो वेतनमान होगा 30,000 रुपया महीना, 35,000 रुपया महीना होगा। फिर उसका EPF कटेगा। उसके अलावा उसको महंगाई भत्ता मिलेगी, आवास भत्ता मिलेगी, उसको चिकित्सीय भत्ता मिलेगी। इसके अलावा जब वो रिटायर करेगा तो 20-25 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। और कभी वो मतलब यूनियनबाजी से जुड़ा हुआ होगा, कभी वो काम करेगा, कभी काम में लापरवाही भी कर सकता है, कभी हड़ताल पर भी जा सकता है। और वहीं पर अगर आउटसोर्सिंग से कोई कार्य उपलब्ध कराया जाए किसी पदाधिकारी को, तो हम क्या देखते हैं, सरकार को मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपया देना पड़ता है दरमाहा और के लिए, ड्राइवर के लिए, गाड़ी के लिए, और पेट्रोल डीजल भी नहीं भराना पड़ता है। या बहुत हुआ तो कभी कभी एक्स्ट्रा पेट्रोल यूज हुआ तो पेट्रोल डीजल भराया जाएगा, नहीं तो सारी सेवा ली जाएगी। तो सरकार के लिए कितना बचत हो गया। दूसरा उदाहरण हम बैंक के माध्यम से देना चाहेंगे। अब सरकार ने कई विभाग में सरकार ने चपरासी का पोस्ट ख़त्म कर दिया है, उसका नाम दे दिया है परिचारी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह के पीरियड में चपरासी का पोस्ट ख़त्म कर दिया गया। अब जो ऑफिस के सुपरिटेंडेंट हैं, ऑफिस के बॉस हैं, या फिर मतलब जो पदाधिकारी हैं जो पूरा विभाग को देख रहे हैं, उनसे मिलिए
कि इस व्यवस्था का कितना खराब हुआ, प्रभाव हुआ। वो काम हुआ, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, बहुत स्किल्ड नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ भी है तो और कोई चीज़ के लिए काम नहीं कर सकता है। और पहले से भी जो काम कर रहा था चपरासी का, वो कह रहा है कि अब हम वो काम नहीं करेंगे, अब तो हम परिचारी हो गए। तो ये इतनी बड़ी विसंगति हो जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई पहुंच गया तो विभाग के लिए, काम के लिए, ये घाटा किसको होता है? ये घाटा होता है अंततः ये घाटा जनता को होता है। आप देखेंगे कि सरकारी दफ्तर में 50,000 1,00,000 रुपया महीना उठा रहा है किरानी लेवल का स्टाफ, अगर पुराना हो गया है तो। नहीं तो 40,000 50,000 से तक कम आज देख सकते हैं कि एक चपरासी का भी दरमाहा जो है 35,000 रुपया नहीं है। उस पर से टोपी में ये तुड़ रहा कि उसको कहा कि अब तुम चपरासी नहीं हो, अब तुम परिचारी हो गए। अब वो कह रहा है कि अब हम परिचारी हो गए तो कोई काम ही नहीं करेगा वो, और सरकार का इतना भुगतान हो रहा है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं, सरकार ने नियुक्ति की है जनता के काम के लिए, तो देख लीजिए एक छोटा छोटा सा काम हो, आपको ब्लॉक का हो या माने अंचल कार्यालय का हो या कलेक्टेरिएट का हो या न्यायालय का हो, अगर परमानेंट एम्प्लाई है वहाँ पर स्थापित है, जिसको सरकार बहुत ज़्यादा भुगतान कर रही हो, देख लीजिए उसका नतीजा, वो कोई काम नहीं करेगा। वहीं पर अगर अनुबंध पर कर्मचारी है तो सरकार को भी बहुत अधिक देना नहीं पड़ रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो अगर विभाग टाइट है तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाएगा। कई बार ये हवाला दिया जाता है कि इसमें एम्प्लॉय सबका शोषण होता है, तो इसके लिए सरकार का कुछ नॉर्म्स सब भी है। अब तीसरा उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि माने स्कूल सब में एक मिड डे मील बनाने वाली महिला सब है या जेंट्स सब भी है कहीं कहीं पर, तो उस सबको 1700 1750 रुपया मिलता है एक महीना में। अब सोच लीजिए कि उसका गुजर बसर कैसे होता है। वहीं पर सफाई कर्मी जो आउटसोर्सिंग के द्वारा हुआ है, एक कंपनी के साथ अनुबंध की है सरकार ने, और सरकार उस कंपनी को देती है पैसा, और वो कंपनी के माध्यम से होता है, सफाई कर्मी सबको भुगतान होता है। तो उस सफाई कर्मी को अभी 7,500 रुपया से शुरू हुआ है, 1,000 रुपया उसका पीएफ भी कट रहा है। तो दोनों ही तरफ लाभ है। एक तरफ मतलब अगर आप सरकार के एम्प्लॉय हो गए तो आप सरकार पर केस करेंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, सरकारी में घुसे तो फिर आप देखिए कि हड़ताल और मतलब नखरा और मतलब दरमाहा बढ़ाने का चक्कर, फिर सरकार के हिसाब से बात निकल जाती है, नेतागिरी सब शुरू हो जाता है, यूनियनबाजी सब शुरू हो जाती है। कोई सरकारी कंपनी है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं एक नतीजा, या मतलब कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ देख सकते हैं कि जो परमानेंट एम्प्लॉय कैसे आम जनता के साथ और जो कंपनी के या संस्थान के क्लाइंट होते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फिर अगर मतलब आउटसोर्सिंग हो गया तो उनके असुरक्षा की भावना होती है, और अगर मतलब काम कराने वाला हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑफिस का बॉस अगर टाइट रहा तो फिर सेवा ली जाती है। अब हम इस हिसाब से हमने देखा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैसे जॉब मिलता है या मिल सकता है। आईटी सेक्टर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर जो है आउटसोर्सिंग का कितना बड़ा फ़ायदा उठा रहा है, और आईटी सेक्टर में इससे कितना अधिक फ़ायदा हुआ है। डिसास्टर रिकवरी, नेटवर्क सर्विस हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या मतलब क्यूए टेस्टिंग हो, तो इसमें आउटसोर्सिंग का लाभ आईटी सेक्टर की कंपनियां लेती हैं। अब आउटसोर्सिंग का जो फ़ायदा होता है, आउटसोर्सिंग का जो लाभ होता है, हम देख सकते हैं कि अपने देश में भी आप आउटसोर्सिंग का लाभ ले सकते हैं या दूसरे देश से भी ले सकते हैं। कई बार तो बहुत दूर सुदूर मतलब एबोर्ड एकदम से आप सेवा ले रहे होते हैं। जैसे भारत में बीपीओ के माध्यम से लोग इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे देश में बीपीओ के माध्यम से सेवा देते रहते हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से लागत घटाने का एक उपाय निकाला जाता है, और कर्मचारी की लापरवाही को कम की जाती है, प्रबंधन खर्च को घटाया जाता है। और अगर आप देखेंगे कि कुछ कम्युनिस्ट कंट्री में या जहाँ पर कम्युनिस्ट राज्य सब है, जैसे मतलब केरला का उदाहरण लीजिए या बंगाल का उदाहरण लीजिए
तो ढेरों सारी जो सरकारी कंपनियां हैं, संस्थान है, वो बंद हो गए, कंपनी सब बंद हो गया। तो लेबर लॉ का प्रताड़ना इस कंपनी पर और जो एम्प्लॉयर हैं और जो उद्योगपति हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आउटसोर्सिंग के उपाय से या आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था है उससे जो लेबर लॉ का प्रताड़ना को भी घटाया जा सकता है और ऑनलाइन काम के माध्यम से काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है कंपनी को और कई बार एम्प्लॉई को भी फ़ायदा होता है। जैसे मतलब कोरोना के समय में आउटसोर्सिंग में जो काम कर रहे थे तो उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी गई। या मतलब आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में अगर हम उदाहरण की बात करें तो बीपीओ सब जो है बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग का ये कितना अच्छा उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, तो स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टास्क होता है। और अगर हम बीपीओ की बात करें तो दो टाइप के बीपीओ को हम देख सकते हैं, एक है बैक ऑफिस बीपीओ और दूसरा है फ्रंट ऑफिस बीपीओ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग और मतलब सर्विस डेस्क कैपेबिलिटीज़, डाटा सेंटर आउटसोर्सिंग, नेटवर्किंग सर्विस, सिक्योरिटी ऑपरेशन, इस सब में हम देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग का फ़ायदा लिया जाता है। लेकिन कई बार इसका इस सब क्षेत्र में इसके असफलता को भी हम देख सकते हैं। वहीं दूसरा जो मोड है इसका एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग, तो इसमें हम देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लीगेसी सिस्टम मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड क्यूए सर्विसेज एंड पैकेज सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। इस तरह का जो काम होता है वो एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में होता है। तो ये ट्रेडिशनल भी हो सकता है और ग्लोबल भी।